हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज सोचे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज जो टॉपिक है उसके बारे में हम अपना व्यू पॉइंट्स रखेंगे और सोचे आपसे आपका जो व्यू पॉइंट्स है इस विषय पर क्या है वो भी जाने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स के माध्यम से आपका क्या व्यू पॉइंट्स है और इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट्स है आपका व्यू पॉइंट्स मिलके जो एक लर्निंग पॉइंट हमारे लिए क्या है, इस लर्निंग पॉइंट से ज़्यादा आदमी को फ़ायदा मिले और इसी को मद्देनज़र जो है हम आज का टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये है आपका व्हाई सम पीपुल आर रिच एंड व्हाई सम पीपुल आर पुअर। कुछ हमारे समाज में हम जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल में हम देखते हैं कुछ आदमी रिच अमीर है, कुछ आदमी पुअर है। तो यहाँ पुअर का क्या मतलब हम समझने का कोशिश करेंगे। उसको गरीबी मतलब जो जिसका आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है उस वर्ग के लिए पुअर का यूज नहीं किए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम पुअर वर्ड का यूज कर रहे हैं। मेरा एक डिस्क्लेमर इसमें है कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी बात करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है, ताकि समाज में एक जो सेविंग्स के प्रति या इन्वेस्टमेंट के प्रति जो है जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपना सेविंग्स करे और इन्वेस्टमेंट करके अपना जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको एक स्टेबिलिटी दे पाए। यही इस वीडियो का मेन मकसद है। तो आज का वीडियो पर चर्चा करने से पहले कुछ हम डाटा पर ध्यान देना चाहते हैं। डाटा मतलब हमारा देश का डाटा, कि हमारा देश आज से 20 साल पहले कहाँ पर था और आज हमारा देश कहाँ पर खड़ा है। इसमें हम इंक्लूड किए हैं जो पर कैपिटा इनकम 2001 में जो है इंडिया में एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम जो था 16,173 रुपया था, 16,173। और वही 2020-21 में जो है ये बढ़कर 86,659 हो गया। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इंडियन जीडीपी क्या था। हम देख रहे हैं जो 2000 में हम लोग का भारत का जो जीडीपी है ये 460 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 2021 में 2,946 बिलियन डॉलर हो गया। अब हम देखते हैं कि हम लोग का जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन 2001 में कितना था। उस समय 199 मिलियन टन का फूड ग्रेन का उत्पादन हुआ था और वही बढ़ के 2020-21 में जो है आपका 309 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। अब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है हमारा देश कहाँ पर है। नेशनल हाईवे जहाँ 2000 में हम लोग का देश में 57,737 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, वो बढ़कर 2021 में 1,36,440 किलोमीटर का हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी इंडिया अच्छा ग्रोथ किया है। 2002 में 31 मार्च 2002 में जो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट में था 1,05,046, वही बढ़कर 31 मार्च 2020 को ये हो गया 3,70,106 मेगावाट। जबकि 31 मार्च 2002 को 5,12,153 गांव में बिजली पहुंचा था, वही बढ़कर 31 मार्च 2020 को 5,97,464 गांव तक बिजली पहुंच चुका है। और जहां पर कैपिटा कंजम्पशन किलोवाट बिजली का बात है वो 31 मतलब 31 मार्च 2002 को 559 किलोवाट बिजली खपत करता था एक आदमी, वह बढ़कर अब जो है 1,208। ये 31/3/2020 का डाटा जो है आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम देखते हैं कि
हमारा देश का जो इंटरनेट पेनेट्रेशन है, ये 2000 में क्या था, मात्र 0.5% के पास, टोटल पॉपुलेशन का 0.5% के पास ही जो है इंटरनेट फैसिलिटीज था। लेकिन 2021 में ये 61% हो गया। इसके अलावा भी आप बहुत सारा चीज़ अपने पास अगल बगल में आप देखेंगे कि पहले कितना स्कूल कॉलेजेस था, अब कितना स्कूल कॉलेजेस, कितना पहले इंजीनियर बनते थे, अब कितना इंजीनियर बन रहे हैं, कितना डॉक्टर पहले बनते थे, अब कितना डॉक्टर बन रहे हैं। अब माइक्रो लेवल में भी जरा सोचिए, माइक्रो लेवल में भी आज से पहले 20 साल पहले गांव में कितना मोटरसाइकिल होता था। आज देखिए वो मोटरसाइकिल कहाँ से, हर घर में मोटरसाइकिल हो गया। या 2020 में कितना आदमी हवाई यात्रा करते थे, आज कितना आदमी हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये सारे जितने भी डाटा हमने प्रस्तुत किए, इसके पीछे मेरा एक ही था, मैसेज देने का कोशिश था कि मेरा देश जो है ये विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इस विकास का जो जर्नी है, उस विकास का जर्नी में हम भी उनके साथ चल रहे हैं या कहीं हम पीछे रह गए? अगर पीछे रह गए तो क्या कारण है, किस कारण के कारण हम जो है ये इस विकास यात्रा में आप उस विकास यात्रा में हम अपने आप को जोड़ नहीं पाए? ये खुद हमको अपने से क्वेश्चन करना चाहिए, जानना चाहिए। अब मेरा जो यहाँ पर रिच और पोर का जो डिफिनेशन या समझाने का मेरा कोशिश है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, वो 50,000, 60,000 या 70,000 रुपया कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, मान लीजिए 50, 60, 70,000 रुपया कमा रहे हैं हर महीना। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास महीना का 20-25 तारीख होते होते उनका अकाउंट में कोई बैलेंस बचता नहीं है। और ठीक उसका अपोजिट में कोई व्यक्ति जो है 30,000, 35,000 का ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अपना परिवार को का जितना भी रिक्वायरमेंट है सब पूरा करके, कोई इमरजेंसी भी आ गया तो भी उनको अपना फंड मैनेज किया हुआ है, मतलब कहीं उधारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण, आप मान लीजिए कोई दूसरा काम कर रहे हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया तक कमा रहे हैं डेली। उसमें से कुछ परिवार बहुत ही अच्छा से अपना फैमिली का मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, उनका जो इनकम का दायरा है उस हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन उसमें से कुछ फिर जो है कोई कारण से 1 दिन 2 दिन उनका अगर रोजगार नहीं मिला, कोई कारण से रोजगार नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उनको कहीं से उधारी करने पड़ता है। एक उदाहरण हम गांव से भी लेते हैं। अब गांव में देखेंगे कोई किसान जो है जिनके पास बहुत कम जमीन है, मतलब आधा एकड़ या 1 एकड़ है, लेकिन वो खुश है, अपना परिवार का मेंटेनेंस बढ़िया से कर रहे हैं और कुछ बचत भी कर रहे हैं। और कोई उसी अगल बगल में कोई भी फैमिली देखेंगे 5 एकड़ 7 एकड़ का भी खेती कर रहा है, लेकिन उनके पास फिर वही, उनके पास जब कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उनको फिर कहीं से ना कहीं से दोस्त से या साहूकार से या बैंक से फिर उनको लोन लेने की जरूरत है। तो लोन लेना खराब नहीं है, मेरे कहने का लोन लीजिए कोई प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, लेकिन आप अपना जो घर का खर्चा है या कोई इमरजेंसी पड़ जाता है उस खर्चा में के लिए लोन लेना ये सही नहीं है। और अब बात आता है, क्या बात है कि कुछ आदमी कर पा रहे हैं, कुछ आदमी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो समझ है ये बिल्कुल आपका माइंड सेट है, आपका दिमाग किस ओर आपको ले जाना चाहता है। क्या आप सोचते हैं कि हम भी खुशहाल रह सकते हैं, मेरा परिवार भी खुशहाली खुश हो सकता है, मेरा परिवार संपन्न हो सकता है, ये कभी सोचते हैं? या काम करना है करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, आगे क्या होगा उसके लिए कोई प्लान का कमी है? हमको जैसा लगता है उनके पास प्लान का कमी है। तो क्या प्लान करना है? वही आपको एक बचत का हैबिट डेवलप करना सबके लिए जरूरी है। अब
आपका मन में आएगा ये बचत शुरू होगा कब? कब से शुरू किया जाए? कौन-सा सही टाइम है? तो मेरे आप देखेंगे, आप जहाँ भी रह रह रहे हैं ना, उसके अगल-बगल में कुछ फैमिली तो है, बच्चे जन्म लेते हैं और उनके नाम से खाता खोल के सेविंग शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिक है, वो जब 18 साल, 20 साल का होंगे, तो उनके पास अच्छा खासा एक रकम जमा हो जाएँगे और उससे वो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों का या और कोई काम या बिज़नेस कोई कराना है, तो उनके पास पहले से ऑलरेडी एक कर्पस तय हो चुका है। तो उनको कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू करना है या हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन लेके जब पढ़ाएँगे तो एक लायबिलिटी आप बच्चों पर दे रहे हैं या फैमिली पर दे रहे हैं, तो इस लायबिलिटी से हम बच सकते हैं। अगर मेरा विज़न क्लियर रहे कि हमको इतना साल में इतना पैसा चाहिए, चाहे उनका पढ़ाई के लिए हो या उनका शादी-विवाह के लिए हो या कोई व्यापार करने के लिए हो। तो एक प्लान मेरे पास अगर हो, तो अच्छा खासा रकम जमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का पेरेंट्स ने ये पैसा जमा नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग 22, 24, 25 साल में हम या तो नौकरी करने लगते हैं या फिर हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। मतलब अर्निंग मेरा शुरू हो जाता है। चाहे नौकरी से हो या कोई बिजनेस से हो या कोई प्रोफेशनल है, हम तो कोई काम कर रहे हैं, उससे रोजगार शुरू हो जाता है। अब ये रोजगार जब आप शुरू कर रहे हैं उसके समय आपके पास लायबिलिटी बहुत कम होता है, तो स्वाभाविक है जब लायबिलिटी कम है तो आपको बचत करना चाहिए। उस पीरियड में जो भी है 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो पीरियड है जब आपके पास लायबिलिटी कम होता है, उस समय आप इन्वेस्टमेंट अच्छा से कीजिए और ये इसको कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे जब आपका एज 40-45 का हो जाए, तो आपके पास एक अच्छा खासा रकम आपके पास हो जाएगा। सिर्फ सेविंग करने से नहीं होगा, इसको सही तरीका से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम देखे हैं, इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैंक में हम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कर सकते हैं जिसमें 5 से 6% का रिटर्न होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें 7 साढ़े 7% तक का रिटर्न होगा, इनकम टैक्स बेनिफिट भी है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी 8 से 10% की रिटर्न की उम्मीद है। आप डायरेक्ट इक्विटी में मतलब शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको 12 से 15% रिटर्न की उम्मीद है। लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आपने जाइए और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट समझदार हैं, उसको समझ सकते हैं, आप उसका रिस्क को जान रहे हैं, तब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें। समझ के कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से आपका रेगुलर इनकम जनरेट हो। तो अगर इस तरह से एक प्लान वे में आप करेंगे तो आप 40-45 साल का होते-होते आपके पास इतना फंड ज़रूर कर्पस तैयार हो जाएगा, इतना सारा इनकम का स्रोत आपके पास आ जाएगा कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बचत का भावना और इन्वेस्टमेंट हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि आप अभी जो है अपने परिवार पर, अपने पर खर्चा मत कीजिए या अपना जो अभी का एन्जॉय करने का ये है उसको ही कीजिए। लेकिन उस सब करते हुए अपने एक बचत की भावना को डेवलप करना होगा, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि हम एक बढ़िया फ्यूचर, उज्जवल भविष्य जो है हम अपने अपने को, अपने परिवार को दे सकें और इस जो विकास जर्नी है, इस विकास यात्रा में हम देश का भागीदार बन सके। तो आज का मेरा वीडियो जो है, मेरा मैसेज जो है यही था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना कमेंट्स के द्वारा आपके हिसाब से किसको हम अमीर संपन्न समझेंगे, कौन संपन्न है आप बताएं और ताकि हम लोग का जो लर्निंग प्रोसेस है ये मजबूत हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर से मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।